अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। 3.1 में हमारे पास वेक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई थी और अब हमारे पास है 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में जो पहला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। तो कोई भी दो वेक्टर्स ले लें, हम कह देते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इनको जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी इक्वल होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा यहाँ पे जो है वो एंगल है बिटवीन ए एंड बी, और थीटा जो है वो हमारे पास बिलोंग करता है जीरो से लेकर पाई तक, यानी कि जीरो से लेकर 180 डिग्री तक। दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान मैक्सिमम एंगल 180 होता है, यानी कि पाई, और मिनिमम जो होता है वो जीरो होता है। तो ये हमने देख लिया डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ए डॉट पी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब इसके बाद हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के। ये जो तीन बेसिक फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, अब इनके दरमियान हम देखते हैं कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आई डॉट आई, तो वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू कॉज ऑफ द एंगल। आई और आई के दरमियान एंगल कितना है, तो जीरो है, और कॉस जीरो वन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई भी वन होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास वन इंटू वन इंटू वन, यानी कि ये आंसर आ जाएगा वन। फिर इस तरह हम फाइंड करते हैं जे डॉट जे, तो सेम इसी प्रोसीजर के ऊपर जे डॉट जे भी वन होगा, और सेम हमारे पास के डॉट के भी आ जाएगा वन के ऊपर। तो सेम जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, सेम यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इक्वल टू वन होता है, यानी कि आई डॉट आई वन होगा, जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा, और ये बाकी हर यूनिट वेक्टर के ऊपर होल्ड करता है। यानी कि अगर हमारे पास आ जाए ए कैप डॉट ए कैप, तो वो भी इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, वन के। अब आते हैं कि आई जे और के का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ, यानी कि हम अगर फाइंड करना चाहें आई डॉट जे, तो ये किसके इक्वल होगा। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड जे। तो आई और जे के दरमियान एंगल कितना होता है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास वन इंटू कॉस 90, जीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो। आई डॉट जे हमारे पास आ जाएगा जीरो। सेम इसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास आई डॉट के, फिर इसी तरह हमारे पास जे डॉट आई, फिर उसके बाद हमारे पास जे डॉट के डॉट आई और के डॉट जे, ये सारे के सारे भी हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, जीरो के। तो जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा इक्वल टू जीरो होता है। ये चीज़ आप बेशक लिख भी लें। इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन देयर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। आल्सो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि आपके पास जो ए डॉट बी का आंसर होता है और जो बी डॉट ए का आंसर होता है ये हमेशा इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि अगर आपको दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स दिए जाएं तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो हम कोई से दो वेक्टर्स ले लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास वेक्टर ए है, ए इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप प्लस सी इंटू के कैप, और एक और वेक्टर ले लेते हैं बी, जैसे हम कहते हैं एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं ए डॉट बी। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और डॉट प्रोडक्ट बी की जगह एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट, तो ये जो पहली टर्म है ए आई कैप, ये पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटू एक्स आई डॉट आई, यानी कि हमने ए आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ए आई को वाई जे से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए वाई इंटू आई डॉट जे। फिर हमारे पास आ जाएगा ए जेड इंटू आई डॉट के। तो हमने ए को तीनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब बी का नंबर, बी को तीनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी एक्स इंटू जे डॉट आई, यानी कि हमने ये जो बी जे है इसको एक्स आई से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास बी इंटू वाई जे डॉट जे। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा बी इंटू जेड जे डॉट के। तो बी जो कंपोनेंट था बी वाला उसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। रह गया सी के, तो सी के भी तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले सी के एक्स आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस सी एक्स के डॉट आई।
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सी वाई के डॉट जे, के डॉट जे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सी जेड और ये आ जाएगा हमारे पास के डॉट के। अब यहाँ तक करने के बाद कुछ भी हमने फाइंड किए हैं, जैसे हमारे पास कुछ जैसे आई डॉट आई ये इक्वल हो जाएगा 1 के। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जे डॉट जे ये भी इक्वल हो जाएगा 1 के, और के डॉट के ये तीनों तो हमारे पास इक्वल हो गए 1 के। और बाकी जितने भी हैं कौन कौन से, जैसे आई डॉट जे, फिर उसके बाद आई डॉट के यानी कि जो सेम नहीं है और परपेंडिकुलर हैं, जे डॉट आई या फिर जे डॉट के, और उसके बाद के डॉट आई, और इन द लास्ट के डॉट जे, ये सारे इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी हैं और जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होता है। तो यूं मेरे पास ए डॉट बी का जो आंसर आ जाएगा वो मैं लिख लेता हूँ। A dot B is equal to A into X plus B into Y plus C into Z। तो ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? आपको आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाना होता है, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से, के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से, बाकी सब जो है वो इस केस में जीरो हो जाते हैं। तो ये तो था, हमने डॉट प्रोडक्ट का जब केस देख लिया। डॉट प्रोडक्ट के बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है डायरेक्शनल कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ये क्या होते हैं? तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, इसको भी डिस्कस करते हैं भी डिटेल में। तो सपोज हमारे पास एक 3 डायमेंशन प्लेन ले लेते हैं और उसमें फिर हम एक वेक्टर लेंगे। ये हमारे पास एक 3 डायमेंशन प्लेन में एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं वाई एक्सिस अलोंग वर्टिकल टू जेड, और एक्स, और एक थर्ड एक्सिस ले लेते हैं जिसे हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास जेड एक्सिस। और कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं। सपोज हमारे पास जो वेक्टर है वो ये है, ये एक पॉइंट है पी। तो ये जो वेक्टर है ओ पी, ये एक खास एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। उस एक्सिस को हम कहते हैं अल्फा, एंगल को कहते हैं अल्फा। ये जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है इसको नाम दे देते हैं बीटा, और ये जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है इसको नाम दे देते हैं गैमा। तो सपोज हमारे पास ये जो ओ पी है वेक्टर, इसको अगर हम यूं कहें कि ओ पी इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, यानी कि ये एक वेक्टर है जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स वाई एंड जेड। तो इसके जो डायरेक्शन को साइंस हैं उन्हें फिर हम कहते हैं कॉज अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा। ये हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा किसके इक्वल है? देखें अल्फा वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग बना रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओपी। कॉस बीटा ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास वाई कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओपी। और कॉस गैमा ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास जे कंपोनेंट के कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओपी। तो इन तीनों को कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअल में क्या होते हैं? उसकी जो डायरेक्शन बताते हैं, एक यूनिकली डिफाइन करते हैं उस वेक्टर को 3 डायमेंशन प्लेन में। और डायरेक्शन कोसाइंस के दरमियान हमेशा एक रिलेशन होल्ड करता है। वो रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको ये रिलेशन एमसीक्यू में भी शायद कभी पूछा जाए, उसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, अब ये चीज़ बाज़ औक़ात पूछी जा सकती है कि ये बताएं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा ये किसके इक्वल होता है? तो ये आपने खुद ज़रा फाइंड करना है कि अगर ये तीनों इक्वल टू 1 है तो ये सब किसके इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऑन ईच अदर। दो वेक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो कैसे फाइंड किया जाता है और वो होता क्या है। तो सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है, इसको नाम दे देते हैं वेक्टर ए, और एक और वेक्टर हमने सपोज ये लिख लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी। इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम लेट्स सपोज एक जगह से स्टार्ट कर लेते हैं। अब प्रोजेक्शन क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर एक लाइट का सोर्स रखता हूँ जो कि लाइट को इसके ऊपर इंसर्ट करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर इंसर्ट करेगा, यानी कि एंगल जो है वो लाजमी तौर पे 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए सोर्स के। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री जब भी होगा तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी के लिए हम एक लाइट का सोर्स जो है वो रखते हैं, और वो जितना भी हमारे पास डिस्टेंस बना रहा होता है उसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख लेता हूँ। तो ये होता है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए
along vector b, this is equal to a dot b divided by magnitude of vector b। जिसके along होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिवाइड हो जाएगा। और इसका जो एक होता है वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब कि जितना प्रोजेक्शन है वो वेक्टर कितने आ रहे हैं। तो फॉर वेक्टर प्रोजेक्शन, फॉर वेक्टर प्रोजेक्शन, फॉर वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं बी कैप के स्क्वायर के साथ, यानी कि मैं जो भी आपके पास आंसर आया था उसका प्रोजेक्शन का ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं बी के यूनिट कैप के साथ। तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन। और वो हमारे पास जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। इसके बाद आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। 3.2 में हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए भी दिया हुआ है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, वेक्टर सी भी दिया हुआ है। आपको कहता है फाइंड करें, फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है ए डॉट बी। तो जैसे कि हमने ए डॉट बी में कंपोनेंट फॉर्म का फॉर्मूला देखा था, तो मैं वही लिखता हूँ कि ए डॉट बी किसके इक्वल होगा। ए की जगह ए की वैल्यू वो हमारे पास है 2i माइनस 3j प्लस के, डॉट प्रोडक्ट विद बी हमारे पास है i माइनस 3j प्लस 4k। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि आई कंपोनेंट से जे से और के से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखें आई कंपोनेंट के साथ है 2 और यहाँ पे आई कंपोनेंट के साथ है 1, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1। जे कंपोनेंट पे आ जाए तो -3 और जे कंपोनेंट में हमारे पास है -3, तो यह आ जाएगा -3। अब आते हैं के कंपोनेंट। तो के कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ पे 1, तो यह आ जाएगा +1 और यहाँ पे के कंपोनेंट है हमारे पास 4, तो यह आ जाएगा +4। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब वैल्यूज ऐसी ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, सॉरी यहाँ पे 3, 2 1 ज़ा 2 -3 इंटू -3, यह आ जाएगा हमारे पास +9 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 + 9 + 4 किसके इक्वल आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और ये एक हमेशा स्केलर आएगा। और लास्ट में हमने देखा भी था कि ए डॉट बी को स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आता है वो एक स्केलर आता है। अब इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें कहता है 2a.3b, तो हम लिखेंगे 2a.3b। तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 और रह जाएगा हमारे पास a.b। और a.b अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव भी किया था 15 के इक्वल होता है, तो यह आ जाएगा 15 6 90। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, जिसमें हमें कहा हुआ फाइंड करने के लिए a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट c के साथ। तो मैं इस वेक्टर को एक नया नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास है वेक्टर u, तो मैं कहता हूँ लेट वेक्टर u इज इक्वल टू a माइनस बी। तो a की जगह मैं a की वैल्यू पुट करूँगा, तो यह आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस के, माइनस b की जगह b वाली वैल्यू तो i माइनस 3j एंड प्लस 4k। मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 2i माइनस आई, यह आ जाएगा हमारे पास i माइनस 3j प्लस 3j 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा प्लस 0j एंड के माइनस 4k, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास -3k। ये मेरे पास आंसर आ गया u का। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट c के साथ। a माइनस बी को मैंने नाम दिया हुआ है u का, यानी कि u का डॉट प्रोडक्ट c के साथ। u अभी आपने फाइंड किया i प्लस 0j -3k और डॉट सी अभी क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है -i माइनस 2j एंड प्लस 5k। और अब हम इनको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -2 -3 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 0 -15, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा -16। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। कहता है 2a प्लस 3b माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ ये जो वेक्टर है इसको मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर u, और ये जो वेक्टर है इसको मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर v। तो मैं कहता हूँ लेट वेक्टर u इज इक्वल टू 2a प्लस 3b माइनस सी में वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 2 a की जगह a की वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस के प्लस 3b की जगह उसकी वैल्यू i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस c की जगह c की वैल्यू, यानी कि यह आ जाएगा -i माइनस 2j एंड प्लस 5k। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4i माइनस 6j प्लस 2k प्लस 3i माइनस 9j प्लस 12k प्लस i प्लस 2j एंड माइनस 5k। सिंप्लीफाई करते हैं इनको, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4i प्लस 3i 7i प्लस i 8i, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8i कैप माइनस 6j माइनस 9j माइनस 15j प्लस 2j माइनस 13j, तो यह आ जाएगा हमारे पास -13j
2k प्लस 12k 14k माइनस 5k यानी कि प्लस 9k। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा u का। फिर फाइंड करते हैं v को हमने नाम दिया हुआ है a प्लस बी। ए की जगह a वाली वैल्यू तो यह आ जाएगा हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस k एंड प्लस b की जगह b वाली वैल्यू यानी कि i माइनस 3j एंड प्लस 4k। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं 2i प्लस i, ये आ जाएगा हमारे पास 3i माइनस 3j ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 6j और k प्लस 4k यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 5k। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना था, फिर हमने अब फाइंड करना है u का डॉट प्रोडक्ट v के साथ। तो u की जगह u वाली वैल्यू, v की जगह v वाली वैल्यू यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 8i माइनस 13j एंड प्लस 9k डॉट v की जगह v की वैल्यू यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3i माइनस 6j एंड प्लस 5k। और अब हम डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 3 माइनस 13 इंटू माइनस 6 एंड प्लस 9 इंटू 5। This is equal to 24 plus 13 into 6 78 and plus 9 5s are 45. This is equal to 147 और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमने प्रूव करना है, फाइंड करना है i डॉट ए प्लस जे डॉट बी प्लस के डॉट सी। तो डायरेक्टली लिखते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास i डॉट ए प्लस जे डॉट बी प्लस के डॉट सी। सबकी जगह वैल्यूज पुट करते हैं। आई डॉट ए की जगह ए की वैल्यू ए है हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस के, उसके बाद प्लस जे डॉट बी की जगह बी की वैल्यू यानी कि i माइनस 3j एंड प्लस 4k प्लस के डॉट सी की जगह सी की वैल्यू यानी कि माइनस आई माइनस 2j एंड प्लस 5k। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो i वाला कंपोनेंट है ये सिर्फ i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब ये j से या k से मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i डॉट आई यानी कि 2i डॉट आई 1 हो जाता है। फिर j की मरतबा आते हैं, j सिर्फ j के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि i के साथ भी उसने 0 जाना है और j के साथ k के साथ भी उसने 0 जाना है। तो ये आ जाएगा प्लस 1 प्लस j माइनस 3j यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 क्योंकि j डॉट j 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह जब k के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो सिर्फ जाके k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी दोनों के साथ उसने 0 जाना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 और यूँ इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया 4। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहता है ए बी आपको दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। आपने एंगल फाइंड करना है बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमें डॉट प्रोडक्ट से मिलता है, यानी कि ए डॉट बी इक्वल होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा जो इक्वल हो जाता है वो हमारे पास इक्वल होता है ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से इस फार्मूले से हम एंगल फाइंड करते हैं। तो इस फार्मूले से एंगल फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, पहला डॉट प्रोडक्ट चाहिए और दूसरा दोनों के मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या फाइंड करेंगे, पहले ए और 3b का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा ए डॉट 3b, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ए डॉट बी, क्योंकि स्केलर तो बाहर चला जाता है। यह आ जाएगा 3 ए की जगह ए की वैल्यू, तो ये ए की वैल्यू में आई नहीं है यानी कि जे से स्टार्ट होगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास जे माइनस के डॉट 3i माइनस 4j 3i माइनस 4j एंड प्लस के। तो 3 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल सॉरी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आई कंपोनेंट से, फिर जे कंपोनेंट से और के कंपोनेंट से। यह आ जाएगा हमारे पास 3 एज इट इज 0 माइनस 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 5 यानी कि ये आंसर आ गया माइनस 15। अब ए डॉट प्रोडक्ट इनका फाइंड कर लिया, अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड में देखें तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर सेम इसी प्रोसीजर के ऊपर हम बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब लिखते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट 3b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 3b, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 3 टाइम्स ए डॉट बी होल डिवाइडेड बाय
3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो 3 से हुआ कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला हमें पता, हमने अभी फाइंड किया था, इक्वल है -15 के ओवर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 26। हमने फाइंड करना है थीटा, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, फिर थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ -15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 52। तो जब हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखेंगे ये इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट कर लें कि ए डॉट बी का आंसर -15 नहीं है बल्कि -5 है, क्योंकि ए वो जो आंसर आया था 15 वो था 3a डॉट बी का। 3a डॉट बी अगर -15 है तो a डॉट बी इक्वल हो जाएगा -5 के, क्योंकि 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हमारे पास -5 हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 134 डिग्री। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है एंगल बिटवीन 2a - 3b एंड 2c। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम एक नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ये है हमारे पास वेक्टर u और ये है हमारे पास वेक्टर v। हमने u और v के दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो पहले u और v फाइंड करते हैं। u इक्वल है हमारे पास 2a - 3b, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a की जगह a की वैल्यू यानी कि j - k -3, b की जगह b की वैल्यू यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू आई कैप -4 इंटू जे कैप प्लस के कैप। इनको डायरेक्टली मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -9 आई कैप एंड 2 + 12 14 प्लस 14 इंटू जे कैप और -2 जे के -3 के यानी कि -5 के कैप। ये हमारे पास आंसर आ गया यू का। फिर फाइंड करते हैं वी वेक्टर किसके इक्वल है 2 टाइम्स सी, यानी कि आ जाएगा 2 और सी की जगह सी की वैल्यू -आई कैप +2 जे कैप -4 के कैप। इसको भी ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 आई कैप +4 जे कैप -8 के। तो ये हमारे पास आ गया आंसर वी का। अब हम फाइंड करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी। लिखेंगे नाउ यू का डॉट प्रोडक्ट वी के साथ, वैल्यू पुट करते हैं दोनों की। ये यू की जगह यू की वैल्यू जो कि हमारे पास आई है -9i +14j -5 के, और इसका डॉट प्रोडक्ट v के साथ यानी कि -2i +4j -8 के। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई से मल्टीप्लाई होता है यानी कि -9 इंटू -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस 14 इंटू 4 ज़ा 56 एंड माइनस माइनस प्लस 8 5 ज़ा 40। तो जब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 114। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ यू का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है, ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट यू है हमारे पास -9, तो ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर एंड +-5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 + 196 + 25। तो जब हम इनको लिखेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 302। तो यू का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 302। फिर फाइंड करते हैं वी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। तो इसको भी देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट वी है हमारे पास -2i यानी कि -2 का स्क्वायर +4j यानी कि 4 का स्क्वायर एंड +-8 के यानी कि -8 का स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 16 + 64 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 84, स्क्वायर रूट ऑफ 84। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वेक्टर यू वी के मैग्नीट्यूड का। अब फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर यू डॉट वेक्टर वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। मुझे सबकी वैल्यूज पता है, मैं सबकी जगह वैल्यूज पुट कर दूंगा। यू डॉट वी हमारे पास आया था 114 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ यू हमारे पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ 302 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी आया था स्क्वायर रूट ऑफ 84। यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ 114 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 302 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 84। तो जब हम इनको डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.3 डिग्री, और यही हमने इस पार्ट में फाइंड करना था। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। हमें अगेन फाइंड करना है एंगल बिटवीन a + b + c एंड a - b - c। तो सबसे पहले तो मैं इसको नाम दे देता हूँ वेक्टर u और ये दूसरे वेक्टर को नाम दे देता हूँ वेक्टर v। तो पहले u फाइंड करते हैं। मैं कहता हूँ लेट u इज इक्वल टू a + b + c।
तो ए की जगह ए की वैल्यू ये आ जाएगा हमारे पास j माइनस के, प्लस बी की जगह बी की वैल्यू 3i माइनस 4j प्लस के, एंड प्लस सी की जगह सी की वैल्यू यानी कि माइनस आई प्लस 2j माइनस 4k ऐड करते हैं। तो i वाले कंपोनेंट्स हमारे पास हैं 3i माइनस आई, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2i। j वाले कंपोनेंट्स j माइनस 4j माइनस 3j प्लस 2j, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस j। k वाले कंपोनेंट्स माइनस k प्लस k, ये तो हो गया कैंसिल, और सिर्फ रह जाएगा हमारे पास माइनस 4k। ये हमारे पास आंसर आ गया u का। अब v की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस b माइनस c, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा j माइनस k माइनस 3i माइनस 4j प्लस k माइनस माइनस आई प्लस 2j एंड माइनस 4k। इनको भी मैं डायरेक्टली फाइंड करता हूँ। तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 3i प्लस आई, यानी कि माइनस 2i। j वाले कंपोनेंट्स आ जाएंगे j प्लस 4j 5j माइनस 2j, यानी कि यह आ जाएगा हमारे प्लस प्लस 3j। और k वाले कंपोनेंट्स माइनस k माइनस 2k प्लस 4k, यानी कि प्लस 2k हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने दोनों u और v दोनों फाइंड कर लिए हैं, तो अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यानी कि u का डॉट प्रोडक्ट v के साथ। तो u की जगह u वाली वैल्यू जो कि हमारे पास आई है 2i माइनस j माइनस 4k, डॉट v की जगह v की वैल्यू जो कि हमारे पास आई थी माइनस 2i प्लस 3j प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है क्या करते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3 एंड माइनस 4 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 15। अब u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ u किसके इक्वल है 2 माइनस 1 एंड माइनस 4, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 16, यानी कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21। फिर फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, जो कि इक्वल आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब लिखते हैं कि cos थीटा किसके इक्वल है। तो फार्मूला हमारे हमारे जो बात जो है वो ये कहता है कि cos थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास u डॉट v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ u डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v। दोनों की जगह वैल्यू पुट करते हैं। u डॉट v हमने फाइंड किया जो कि इक्वल आया था माइनस 15 ओवर u का मैग्नीट्यूड ये हमारे पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ 21, v का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 17। यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे cos इनवर्स ऑफ माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17, और जब हम इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 142.6 डिग्री, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो उम्मीद है आप उसी सेम पैटर्न के ऊपर कर सकते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर सच दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 2, b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, c मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के दरमियान एंगल आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको जो रिलेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मैं c को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस सी इज इक्वल टू दूसरे तरफ रह जाएगा a प्लस बी। दो वेक्टर्स अगर इक्वल हों तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, यानी कि मैं अगर दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी दूसरी तरफ आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी ये इक्वल होते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव टर्म को भी पॉजिटिव बना देता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है, सी का मैग्नीट्यूड 4, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। दूसरी तरफ शायद हमने एक फार्मूला लिखना भूल गए थे, वो ये कि a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ ये हमेशा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। सेम इसी तरह b डॉट b जब भी आएगा कहीं तो हम इसको लिख सकते हैं b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में a प्लस बी डॉट a प्लस बी, यानी कि जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था उसको मैंने डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास आ जाएगा 16। दूसरी तरफ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a डॉट a प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, और बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, और प्लस लास्ट में हमारे पास आ जाएगा बी डॉट बी। तो ए डॉट ए इसको मैं लिख सकता हूँ ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ए डॉट बी, और प्लस बी डॉट बी ये हमारे पास आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
16 इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड 2 है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। ये 2 एज इट इज। ए डॉट बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल थीटा प्लस बी 3 दिया हुआ है, तो बी का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल 9 के। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 और 9 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 4 माइनस 9, दूसरी तरफ आ जाएगा 2। और ए का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 2, तो इसकी जगह 2। बी का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 3 और कॉस थीटा एज इट इज। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 3 इज इक्वल टू 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू कॉस थीटा। 3 3 हो से हो गया कैंसिल, तो यहाँ से पता चला कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ 1/4। जब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 75.5 डिग्री। तो ये वो एंगल है बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था 3 का वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। कहता है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में जो इक्वेशन दी हुई है उसी को लेकर चलते हैं। यानी कि हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो दो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हों तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होते हैं, यानी कि ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और दूसरी तरफ आ जाएगा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमने खुद दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और राइट हैंड साइड पे मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो याद आ जाएगा हमारे पास ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी एंड प्लस बी डॉट बी। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट ओपन कर दी, राइट हैंड साइड पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो याद आएगा हमारे पास ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी एंड प्लस बी डॉट बी। अब यहाँ से राइट और लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ए डॉट ए कैंसिल हो जाएगा ए डॉट ए के साथ, बी डॉट बी कैंसिल हो जाएगा बी डॉट बी के साथ, तो दो दो टर्म्स रह जाएंगी। ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी। दूसरी तरफ माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास -2 टाइम्स ए डॉट बी। लेफ्ट राइट हैंड साइड को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू 0। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि 4 दूसरी तरफ ले जाएं डिवाइड हो जाएगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स अगर डॉट प्रोडक्ट जिनका 0 हो तो इसका मतलब कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। वो यही हमने फाइंड करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 पे। कहता है वेक्टर ए भी दिया हुआ है, आपको बी भी दिया हुआ है। फाइंड लैम्डा, लैम्डा फाइंड करना है सो डैट ए माइनस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, यानी कि ए माइनस लैम्डा बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी के। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 0 होता है, ये आपको पता है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले लिखता हूँ कि क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो मैं लिखूंगा सिंस ए माइनस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ए माइनस लेमडा बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ इक्वल टू 0 होगा। ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो याद आएगा हमारे पास ए डॉट सी माइनस लेमडा टाइम्स बी डॉट सी इक्वल टू 0। और या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं कि ए डॉट सी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी डॉट सी। अब इसको नाम दे दे इक्वेशन 1। अब पहले हम फाइंड करते हैं ए डॉट सी किसके इक्वल है, तो मैं फाइंड करूंगा ए डॉट सी। ए की जगह ए की वैल्यू जो कि इक्वल दी हुई है हमें आई कैप -3 j कैप +4 k कैप डॉट सी की जगह सी की वैल्यू जो कि हमें दी हुई है 3 i कैप -2 j कैप एंड +5 k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो याद आएगा हमारे पास 1 इंटू 3 3 -3 इंटू -2 +6 एंड 4 5 20, तो ये आ गया हमारे पास 29। अब हम फाइंड करते हैं बी डॉट सी, बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ। बी की जगह बी वाली वैल्यू जो कि है 7i -9j एंड प्लस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ। सी की जगह वही वैल्यू 3i -2j एंड +5k। अगेन आई के साथ 7 3 21 -9 इंटू -2 क्या आ जाएगा हमारे पास +18, 1 इंटू 5 तो याद आएगा +5 विच इज इक्वल टू 44। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करते हैं, देखेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब यूज़ करेंगे तो ए डॉट सी मतलब 29 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी डॉट सी का मतलब 44। तो यहाँ से लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, लेमडा इक्वल आ जाएगा हमारे पास 29/44। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी।
अब हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमने प्रूव करना है कि ए शो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज कॉस इनवर्स 1/3। कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं उनके कोई भी दो साइड्स को आप ले लें और उनके दरमियान जो एंगल है, जो डायगोनल्स को ले लें उनके दरमियान जो एंगल है वो कॉस इनवर्स 1/3 है। तो हमने यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर दिया। सपोज ये हमारे पास इस पॉइंट का है ओरिजिन, इसके इस तरफ हमारे पास एक्स एक्सिस, इसके इस तरफ हम ले लेते हैं वाई एक्सिस, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसे हम ले लेते हैं जेड एक्सिस। तो हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स चाहिए। कौन कौन से? हमें पहला पॉइंट चाहिए, ये इसको नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर ए। एक पॉइंट चाहिए हमें, ये इसको नाम दे देते हैं बी। और एक पॉइंट हमें ये चाहिए सी, इसको नाम दे देते हैं सी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इसका एक डायगोनल है जो ओ को कनेक्ट करेगा सी के साथ, ये इसका दूसरा डायगोनल है जो कनेक्ट करेगा ए को सी के साथ, और हमने प्रूव करना है कि इनके दरमियान ये जो एंगल है ये इक्वल है कॉस इनवर्स 1/3। तो उसके लिए अगर हम देखें ओरिजिन के ऊपर एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, तो अगर मैं ओरिजिन से जाता हूँ जेड एक्सिस की तरफ यानी कि ए की तरफ, तो ए में एक्स भी जीरो ही रहेगा, वाई भी जीरो ही रहेगा, लेकिन जेड वाली जो वैल्यू है वो चेंज होकर ए हो जाएगी। ए डिस्टेंस है यहाँ से लेकर इस पॉइंट ए तक। अब मैंने फाइंड करने हैं बी के कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सी के। लेकिन अगर मैं ओरिजिन से आता हूँ इस तरफ, ये जो डायरेक्शन, तो अब मैं मूव कर रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस जब मैं मूव करूंगा तो ए में चेंज आएगा, वाई वही रहेगा, जेड भी वही रहेगा। फिर मैं मूव करता हूँ इस पॉइंट से बी की तरफ, तो अब मैं वाई एक्सिस की तरफ आ रहा हूँ। जब मैं वाई एक्सिस की तरफ आऊंगा तो अब मेरे पास वाई चेंज होगा, यानी कि वाई जीरो हो जाएगा और जेड जीरो ही रहेगा। तो मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, ए एंड जीरो। और अब यहाँ से मैं वर्टिकली जाऊंगा सी की तरफ, तो मेरे पास अब वर्टिकली जा रहा हूँ यानी कि अलोंग जेड एक्सिस जा रहा हूँ, तो अलोंग जेड वैल्यू चेंज होगी, एक्स वही रहेगी, वाई भी वही रहेगी, और जेड भी जीरो से लेकर ए चेंज हो जाएगा। तो अब हम ये चारों पॉइंट्स जो है वो डिनोट करते हैं। मैं कहता हूँ सोल्यूशन में लेट, तो ये चारों पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स हमारे पास है, जिनमें एक तो ओरिजिन है, ओरिजिन हमारे पास होता है 0 0 0। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आया ए, ए को हम कह सकते हैं कि ए है हमारे पास 0 0 एंड ए। ए के बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है बी, बी को हम कह सकते हैं, बी हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स ए है और y की वैल्यू भी a है और z जो है वो 0 है। और c, ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पर जो x है वो भी a है, y भी a है और z की वैल्यू भी a है। अब हमारे पास इसके दो डायगोनल्स हैं, बी 4 वर्टिसेस। ये हमारे पास इस डायगोनल के क्या हैं? वर्टिसेस हैं ऑफ अ क्यूब। लेट, इसका जो पहला डायगोनल है वो O को कनेक्ट कर रहा है C के साथ, तो पहला डायगोनल हम कह देते हैं कि OC। और दूसरा डायगोनल कौन सा है? दूसरा डायगोनल जो है वो A को कनेक्ट कर रहा है B के साथ, तो OC एंड AB, B2 डायगोनल्स, ये हमारे पास हैं दो डायगोनल्स ऑफ क्यूब। अब हमने ये प्रूव करना है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 है। तो पहले फाइंड करते हैं OC। तो OC तो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि C के जो कंपोनेंट्स है वो है ए एंड ए, यानी कि ये इक्वल है हमारे पास ए आई कैप प्लस ए इंटू जे कैप प्लस ए इंटू के कैप। और जो है ओ ए बी, अब ए बी हमने फाइंड करना है। ए बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी किसके इक्वल है? तो ये हमारे पास ए इंटू आई कैप प्लस ए इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप माइनस ओ ए। ओ ए हमारे पास है 0 आई 0 जे एंड ए के, यानी कि माइनस 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप एंड माइनस ए टाइम्स के कैप। जब हम इनको फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए टाइम्स आई कैप प्लस ए टाइम्स जे कैप एंड माइनस ए इंटू के। अब इन दो के दरमियान एंगल फाइंड करने हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी विथ ओ सी। हाँ, तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ओ सी के साथ। तो ए बी की जगह ए बी की वैल्यू वो हमारे पास है ए इंटू आई कैप प्लस ए इंटू जे कैप माइनस ए इंटू के कैप डॉट ओ सी, वो हमारे पास है ए इंटू आई कैप प्लस ए इंटू जे कैप प्लस ए इंटू के कैप। दिस इज इक्वल टू आई आई के साथ, जे के साथ और के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू ए माइनस ए का स्क्वायर। ये एक वैल्यू से कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर। अब हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर
प्लस माइनस ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू ए। फिर हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। दिस इज आल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए। अब इन दोनों के दरमियान अगर एंगल फाइंड करना है तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इस केस में इक्वल हो जाएगा ए बी डॉट ओ सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी। सबकी जगह वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी डॉट ओ सी का आंसर हमारे पास आया था ए का स्क्वायर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये हमारे पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी ये भी हमारे पास इक्वल आया था स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए। तो ए की एक पावर इस एक ए से कैंसिल, और जो दूसरी पावर बचेगी वो दूसरे ए से कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3 इंटू √3 यानी कि आ जाएगा 1/3। और यहाँ से फिर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 1/3। और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें कहता है वेक्टर ए आपको दिया हुआ है A2i-3j + 4k। कहता है डायरेक्शन को साइंस फाइंड करो। डायरेक्शन को साइंस का मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू और कॉस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब फाइंड करते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इक्वल होता है हमारे पास आई कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड। आई कंपोनेंट क्या है 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। फिर फाइंड करते हैं कॉस बीटा यानी कि जे कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड -3 यानी कि -3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। और के कंपोनेंट है हमारे पास 4, ये इक्वल हो जाएगा कॉस गैमा के। कॉस गैमा इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। और ये यही तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। वेक्टर ए भी दिया हुआ है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, वेक्टर सी भी दिया हुआ है। कहता है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलॉन्ग सी। ए माइनस बी का प्रोजेक्शन सी के अलॉन्ग, और प्रोजेक्शन ऑफ बी बी का प्रोजेक्शन अलॉन्ग सी माइनस ए। आल्सो फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शंस। तो पहले हम फाइंड करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलॉन्ग सी। तो इसका फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, अलॉन्ग सी है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए और सी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सोल्यूशन में ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ। ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास i-2j प्लस 3k माइनस बी, माइनस के ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्टली लिख लेते हैं -3i प्लस 2j एंड माइनस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ। सी हमारे पास है 7i माइनस जे एंड प्लस 8k। दिस इज फर्दर इक्वल टू i-3i यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास -2i -2j, ये 2j से हो गया कैंसिल। रह जाएगा हमारे पास 3k माइनस के यानी कि प्लस 2k, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 7i माइनस जे एंड प्लस 8k। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई आई से मल्टीप्लाई होता है यानी कि -2 इंटू 7 प्लस जे जे से 0 इंटू -1 और के से यानी कि 2 इंटू 8। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -14 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 2। अब हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। सी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर एंड प्लस 8 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 49 प्लस 1 प्लस 64। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 114। अब हम फाइंड करते हैं प्रोजेक्शन। तो मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ किसका प्रोजेक्शन, ए माइनस बी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग, अलोंग सी के। किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। जिसके अलोंग होता है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो ए माइनस बी डॉट सी किसके इक्वल आया 2k ओवर सी का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 114। तो ये तो हमारे पास आ गया प्रोजेक्शन। अब वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए क्या करते हैं, तो मैं लिखूंगा फॉर वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए आपके पास जो आंसर आया है यानी कि 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 114, उसको मल्टीप्लाई कर दें सी कैप से, और सी कैप की जगह फिर हम सी कैप का फॉर्मूला लिखेंगे यानी कि 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 114 इंटू वैक्टर सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर सी, और वैक्टर सी की जगह उसकी वैल्यू, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 114 इंटू सी की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास है 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, वो हमने फाइंड किया था स्क्वायर रूट ऑफ 114। यह आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर 114 इंटू 7i माइनस जे एंड प्लस 8
के। अब 2 जब कैंसिल होगा इसके साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/57। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन का 1/57 इंटू 7i माइनस जे प्लस 8k। पहला प्रोजेक्शन जो हमने फाइंड करना था वो कर लिया। अब दूसरे की तरफ चलते। अब पार्ट नंबर इसी के सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना था कि बी का प्रोजेक्शन सी माइनस ए के अलोंग। तो सबसे पहले तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि हमें फाइंड करना पड़ेगा बी का डॉट प्रोडक्ट सी माइनस ए के साथ। वैल्यूज पुट करते हैं। बी तो हमारे पास आ जाएगा एज इट इज, यानी कि 3i माइनस 2j प्लस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट सी की जगह सी की वैल्यू यानी कि 7i माइनस जे प्लस 8k, और माइनस ए के साथ ब्रैकेट भी डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस आई plus 2j and minus 3k. This is further equal to 3i minus 2j and plus k. ये हमारे पास आ गया एज इट इज। डॉट प्रोडक्ट किसका 7i माइनस आई, ये आ जाएगा हमारे पास 6i जे माइनस प्लस 2j, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास प्लस j 8k माइनस 3k, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 5k। अब ये जो वैल्यू है ना ये हमारे पास आई है c माइनस ए की। इसको हम क्योंकि याद रख लेते हैं क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा। अब हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो 3 6 18 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और 1 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5। तो दिस इज इक्वल टू 21। डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए ये हमारे पास है सी माइनस ए, इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ये आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 1 प्लस 25 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 62। अब ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम जाते हैं प्रोजेक्शन के ऊपर। प्रोजेक्शन लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी किसके अलोंग, अलोंग हमने फाइंड करना है सी माइनस ए के। सी माइनस ए के अलोंग फाइंड करने का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है बी का डॉट प्रोडक्ट सी माइनस ए और फिर सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया, और डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड किया था जो कि हमारे पास आया था 21 ओवर, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 62। ये हमने फाइंड कर लिया। अब फॉर वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे फॉर वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए जो हमारे पास आंसर आया है 21 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 62, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, सी माइनस ए से, क्योंकि हमने सी माइनस ए के अलोंग फाइंड करना था सी माइनस ए के यूनिट वेक्टर से। तो हम लिखेंगे सी माइनस ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए। तो सी माइनस ए की जगह उसकी वैल्यू दिस इज इक्वल टू 21 ओवर 62 का स्क्वायर रूट एज इट इज इनटू सी माइनस ए की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी वो किसके इक्वल आई थी, वो आया था हमारे पास 6i प्लस जे प्लस 5k ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आया था 62 स्क्वायर रूट ऑफ 62, और स्क्वायर रूट ऑफ 62 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 62, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा हमारे पास 21 ओवर 62 और रह जाएगा हमारे पास 6i प्लस जे एंड प्लस 5k। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहते हैं 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, 3 वर्टिसेस आपको दिए वेक्टर ट्रायंगल की ए बी एंड सी। आपको कहता है शो दैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड फाइंड अदर 2 एंगल, 2 और एंगल भी फाइंड करो और इसी एंगल को ये भी प्रूव करो ट्रायंगल को ये कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं कहता हूँ सोल्यूशन में लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू बी इंटू सी। वेक्टर बी को कह देते हैं कि ये हमारे पास है वेक्टर ए इंटू सी, और स्मॉल वेक्टर सी को कह देते हैं कि ये हमारे पास है ए इंटू बी। ये कैसे, तो ये हमारे पास लेट सपोज एक ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिसेस जो हमें दिए हुए हैं, ये है वर्टेक्स ए, ये है वर्टेक्स बी और ये है वर्टेक्स सी। तो बी के ऑपोजिट को हमने नाम दे दिया बी, ए के ऑपोजिट को हमने नाम दे दिया ए और सी के ऑपोजिट को हमने नाम दे दिया सी। तो हमने ये 3 जो वेक्टर्स हैं इनको नाम दे दिए। अब हम ये वेक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे वेक्टर ए, बी सी के इक्वल है, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी हमें दिया हुआ है किसके इक्वल है 5 7 एंड 1, यह आ जाएगा 5 7 1 माइनस ओ बी, ये भी हमें दिया हुआ है 3 1 एंड 4, 3 1 एंड 4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 1 6 एंड 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3। फिर फाइंड कर लेते हैं वेक्टर बी। वेक्टर बी किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर बी हमारे पास है ए सी, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी अगेन ये आ जाएगा 5 7 एंड 1 माइनस ओ ए, ओ ए क्या दिया हुआ है 0 माइनस 1 0 माइनस 1 एंड माइनस 2। इनको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 माइनस 0 यानी कि 5 7 प्लस
प्लस 1 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 1 प्लस 2 यानी कि ये आ जाएगा 3। और फिर लास्ट में वेक्टर सी फाइंड करते हैं। वेक्टर सी ए बी के इक्वल है यानी कि ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की जगह ओ बी की वैल्यू 3 1 4 3 1 एंड 4 माइनस ओ ए हमें दिया हुआ है 0 -1 एंड -2। इनको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 - 0 3 1 + 1 आ जाएगा 2 एंड 4 + 2 यानी कि 6। तीनों वेक्टर्स आ गए। अब इन तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। पहले फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 विच इज़ इक्वल टू 7। फिर फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ बी का मैग्नीट्यूड यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 64 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 98 और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। लास्ट रह गया वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। इसको भी फाइंड करते हैं। सी है हमारे पास 3 2 एंड 6 तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 6 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा 36। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 यानी कि ये भी आ जाएगा हमारे पास 7। अब जब ये तीनों फाइंड कर लिए अब इनका डॉट प्रोडक्ट पहले फाइंड करते हैं। लिखेंगे नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ए किसके इक्वल है? ए हमारे पास इक्वल है 2 6 एंड -3 और इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ यानी कि 5 8 और 3 के साथ। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई आई के साथ जे के साथ और के के साथ। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 × 5 प्लस 6 × 8 एंड -3 × 3 दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 48 -9 विच इज इक्वल टू 49। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। उसके बाद आते हैं बी डॉट सी पे। बी डॉट सी का मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 5 8 एंड 3 डॉट सी किसके इक्वल दिया हुआ है? सी हमें दिया हुआ है 3 2 एंड 6 3 2 एंड 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 3 प्लस 8 × 2 एंड प्लस 3 × 6 दिस इज इक्वल टू 5 3 15 प्लस 16 एंड प्लस 18। इसको जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49। लास्ट में रह गया हमारे पास ए डॉट सी यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये हमारे पास आ जाएगा ए की जगह ए की वैल्यू 2 6 -3 डॉट सी की जगह सी की वैल्यू 3 2 एंड 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 3 प्लस 6 × 2 एंड प्लस रह जाएगा हमारे पास -3 × 6 यानी कि 6 × -3। ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 12 -18 यानी कि ये इक्वल आ गया 0 पे। अब एंगल फाइंड करने हैं तो उन एंगल्स को नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बी एंगल्स बिटवीन किस किस के दरमियान एंगल्स हैं। तो जो अल्फा है वो एंगल है हमारे पास बी एंड सी के दरमियान। जो बीटा है वो एंगल है हमारे पास ए एंड सी के दरमियान और जो गैमा है वो है हमारे पास ए एंड बी के दरमियान रिस्पेक्टिवली। हमने नाम दे दिया कि ये तीनों एंगल्स हमने अब फाइंड करने। अल्फा किस किस के दरमियान है? अल्फा है हमारे पास बी और सी के दरमियान। तो अल्फा इक्वल हो जाएगा हमारे पास कॉज इनवर्स ऑफ बी डॉट सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। मुझे वैल्यूज पता है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉज इनवर्स ऑफ बी डॉट सी किसके इक्वल है? 49 ओवर बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड यानी कि यह आ जाएगा 7/√2 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि यह आ गया हमारे पास आंसर 45। अच्छा जी, फिर उसके बाद फाइंड करते हैं बीटा। बीटा किसके इक्वल है? तो बीटा हमारे पास है बीटा है हमारे पास ए और सी के दरमियान। तो यह आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। वैल्यूज पुट करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास कॉज इनवर्स ऑफ ए डॉट सी हमारे पास आया था 0 ओवर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास था 7 और सी का मैग्नीट्यूड भी 7। तो यह आ जाएगा 0 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी कि ये आ गया कॉज इनवर्स ऑफ 0 और कॉज इनवर्स ऑफ 0 का मतलब 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है। और रह गया गैमा। गैमा किसके दरमियान है? गैमा है हमारे पास ए और बी के दरमियान। तो यह आ जाएगा हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर बी। दिस इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या आया, ए डॉट बी हमारे पास आंसर आया था 49 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड 7 इंटू बी का मैग्नीट्यूड आया था 7/√2। दिस इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 1/√2 और ये भी हमारे पास आंसर आ गया 49। अब हमने तीनों एंगल फाइंड करने थे, तो मैंने अल्फा भी फाइंड कर लिया, बीटा भी फाइंड कर लिया, गैमा भी फाइंड कर लिया। और इसमें देखें बीटा 90 डिग्री का है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का हो। अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये भी प्रूव हो गया साथ ही कि ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आते हैं 6 के पार्ट 2 पे। कहता है वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 5। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब ये है कि वो जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जो एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, और जो एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, वो तीनों इक्वल है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा सिंस cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गैमा, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड होने का ये मतलब है। अब लेट कर लेते हैं, लेट जो वेक्टर आर है वो इक्वल है हमारे पास x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। तो यहाँ से हमें पता है कॉज अल्फा किसके इक्वल है। देखें कॉज अल्फा इक्वल होता है x कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r। मैग्नीट्यूड ऑफ r लिखना तो 5 लिख लिया, तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा x ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r, फिर उसके बाद जो कॉस बीटा है वो इक्वल हो जाता है y ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, और जो कॉस गैमा है वो इक्वल होता है, कॉस गैमा वो इक्वल होता है z ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r। इन तीनों से x की वैल्यू फाइंड करें, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म इधर जाएगी तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 कॉस अल्फा। कॉस बीटा यहाँ से y फाइंड कर लेते हैं, तो y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5 कॉस अल्फा। क्यों? क्योंकि कॉस बीटा और कॉस अल्फा ये दोनों सेम है। और सेम इसी तरह जो z है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू कॉस गैमा। तो अब हमने सिर्फ कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाए तो आर का भी आंसर आ जाएगा। अब हमें एक रिलेशन पता है, मैं लिखूंगा वी नो डैट, हमें ये पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा ये किसके इक्वल होता है, 1 के। अच्छा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गैमा ये दोनों तो कॉस अल्फा के इक्वल हैं, तो इनकी जगह भी हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। और यहाँ से पता चल गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, और कॉस अल्फा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/√3। अब यही तीनों मैं पुट करूंगा आर के फार्मूले में, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, देखें वेक्टर आर किसके इक्वल है वैसे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स किसके इक्वल है 5 कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू प्लस माइनस 1/√3 कॉस अल्फा की वैल्यू इंटू आई कैप प्लस, अब वाई इक्वल है 5 कॉस अल्फा के, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1/√3 प्लस माइनस के साथ इंटू जे कैप, और प्लस 5 प्लस माइनस 1/√3 इंटू के कैप। और लास्ट में जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यूं मेरे पास आर का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 5/√3 इंटू आई कैप प्लस माइनस 5/√3 इंटू जे कैप प्लस माइनस 5/√3 इंटू के कैप। और यही चीज़ मैंने फाइंड करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहते हैं इफ ए बी एंड सी आर थ्री फैक्टर्स सच दैट ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड सी मैग्नीट्यूड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। हम एक काम करते हैं कि हम दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैं कहता हूँ टेकिंग किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट विद, हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी के साथ ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 0 डॉट ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले ए आ जाएगा हमारे पास ए डॉट ए, फिर आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी, फिर आ जाएगा हमारे पास ए डॉट सी, फिर बी का नंबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी एंड प्लस बी डॉट सी, फिर सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ए डॉट ए ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों तो सेम है, तो इनको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी और सी डॉट ए ये दोनों भी सेम है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स सी डॉट
ए और प्लस बी डॉट बी, ये हमारे पास आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बी डॉट सी हमने नहीं लिखा, बी डॉट सी और सी डॉट बी ये दोनों भी सेम है तो इनको हम लिखेंगे 2 टाइम्स बी डॉट सी, और लास्ट में रह गया सी डॉट सी, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0। अब ए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो है 2, तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास 4, प्लस बी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो हमारे पास है 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, प्लस सी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 16। बाकी जो 3 टर्म्स हैं उनमें 2 कॉमन है, बाकी रह जाएगा हमारे पास फिर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी एंड प्लस सी डॉट ए एंड दिस ऑल इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 प्लस 25 29 प्लस 16 ये आ जाएगा हमारे पास 45 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब यहाँ से हमने ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम पहले 45 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और फिर 2 को भी उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली फाइंड करता हूँ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -45 डिवाइडेड बाई 2, और यही तो हमने फाइंड करना था। अब हम आते हैं 7 के पार्ट 2 की तरफ। कहता है फॉर एनी वेक्टर आर प्रूव दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर डॉट आई प्लस आर डॉट जे प्लस आर डॉट के। तो हम लेट कर लेते हैं सोल्यूशन में कोई एक वेक्टर आर, लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं आर डॉट आई, यानी कि वेक्टर आर का डॉट कैप आई के साथ। तो वेक्टर आर की जगह ये सारी वैल्यू एज इट इज, यानी कि एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, और इन सब का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप के साथ। तो मैंने आपको बताया आई आई से मल्टीप्लाई होता है, बाकी जब जे और जे के से होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स आई कैप डॉट आई कैप, यानी कि एक्स इंटू 1 यानी कि एक्स आ जाएगा। फिर फाइंड करते हैं वैल्यू वेक्टर आर डॉट जे कैप। अब जे कैप के साथ सेम यही प्रोसीजर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे जे कैप के साथ तो जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो वाई जे डॉट जे यानी कि ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास वाई के, और लास्ट में हम इसी वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जेड कैप के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, तो यह आ जाएगा हमारे पास z इंटू के डॉट के भी 1 हो जाएगा, तो यूं ये हमारे पास आंसर आ जाएगा z। अब लिखते हैं नाउ, अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है ना उसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, वो इक्वल किसके हो जाएगी, वेक्टर r डॉट आई, और फिर इसके साथ हम लिखते हैं डॉट आई, प्लस फिर आ जाएगा हमारे पास वेक्टर r डॉट जे और इसका डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, फिर वेक्टर r डॉट के और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो r डॉट आई किसके इक्वल है हमारे पास, x के, आई कैप एज इट इज, प्लस r डॉट जे वाई के इक्वल आया था इंटू जे कैप एज इट इज, और r डॉट के ये z के इक्वल आया था और इंटू के कैप एज इट इज। ये हमारे पास आंसर आ गया x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के, और यही तो है हमारे पास वेक्टर r, और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर विद, इस वेक्टर को नाम दे देते हैं हम वेक्टर नंबर ए, दूसरे वेक्टर को कह देते हैं वेक्टर बी, और तीसरा वेक्टर जो दिया हुआ है इसको हम कह देते हैं वेक्टर सी। आर 0 5 एंड 8 फाइंड आर। फाइंड आर करने तो हम लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। तीनों वेक्टर्स को नाम दिया हुआ हमने, तो हम कहते हैं गिवन डैट वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, कि आर का जो डॉट प्रोडक्ट है ए के साथ वो किसके इक्वल है, 0 के। तो आर किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट ए किसके इक्वल है, आई प्लस जे माइनस 3 के एंड इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो आई आई के साथ, तो x इंटू 1 ये हमारे पास आ जाएगा x, y इंटू 1 ये आ जाएगा हमारे पास y, और z इंटू -3 यानी कि -3z इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें दिया हुआ है कि वेक्टर r डॉट वेक्टर b ये इक्वल दिया हुआ है 5 के, तो वेक्टर r तो अगेन वही है x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप डॉट वेक्टर b किसके इक्वल है, आई प्लस 3j एंड -2 के। तो अब ये इक्वल है किसके, 5 के, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिलेगी x इंटू 1 ये हमारे पास आ जाएगा x, और y इंटू +3 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास +3y,
और z इंटू -2 यानी कि -2z इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तीसरा r डॉट वेक्टर c, ये इक्वल है हमारे पास 8 के। r अगेन वही है, x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस z इंटू के डॉट वेक्टर c है 2i प्लस जे, 2i प्लस जे एंड प्लस 4k इक्वल टू 8। और यहाँ से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 2 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2x, y इंटू जे यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास प्लस y, और z इंटू 4 यानी कि प्लस 4z इज इक्वल टू, अच्छा ये सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में 5 था, ये 8 0 नहीं था। ये हमारे पास दिस इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 3 में इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली और x, y और z की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई माइनस 3z माइनस x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0 माइनस 5। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3z माइनस x माइनस 3y एंड प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 5। और यहाँ से एक और इक्वेशन मिलेगी, x माइनस x से हो गया कैंसिल, y माइनस 3y यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2y एंड माइनस 3z प्लस 2z माइनस z, दिस इज इक्वल टू माइनस 5। और यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं, z इज इक्वल टू, z को इस तरफ ले आते हैं और 5 को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 5 माइनस 2y, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब एक मतलब x को एलिमिनेट किया तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई 4 की। अब हम कहते हैं कि इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 हमारे पास है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई एंड प्लस 4z माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 3y, x प्लस 3y माइनस 2z, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 2 इंटू 5। मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 2x माइनस 6y प्लस 4z इज इक्वल टू 8 माइनस 10। तो 2x कैंसिल हो गया माइनस 2x से, y माइनस 6y यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 5y एंड 4z प्लस 4z यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 8z, और दूसरी तरफ रह जाएगा हमारे पास -2। अब इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पे यूज़ करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 4 को जब यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -5y प्लस 8, z की वैल्यू हमें वहाँ से मिलेगी 5 माइनस 2y एंड इज इक्वल टू -2। ये आ जाएगा हमारे पास -5y प्लस 8, 5 ज़ा 40 माइनस 8 2 ज़ा 16y इज इक्वल टू -2। 40 को दूसरी साइड ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -21y इक्वल टू -2 माइनस 40 यानी कि -42। और यहाँ से फिर मेरे पास y का आंसर आ जाएगा -42 डिवाइडेड बाई -21 यानी कि y का आंसर आ गया 2। अब y की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ करते हैं ताकि z का आंसर आ जाए। तो मैं लिखूंगा यूजिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 से हमें z क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास वैल्यू z की। अब ये जो z और y का आंसर आया है इन दोनों को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो मैं लिखूंगा यूजिंग y is equal to 2 and z is equal to 1 in equation 1। और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x का आंसर आ गया मेरे पास 1। अब x y z ये तीनों तो फाइंड करने थे, तो यहाँ से फिर हमारे पास वेक्टर r किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू आई यानी कि 1 इंटू आई प्लस y इंटू जे यानी कि 2 टाइम्स जे प्लस z इंटू के यानी कि प्लस 1 इंटू के, z की जगह 1 पुट कर दिया प्लस 1 इंटू के। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हमने क्या करना था, फाइंड करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है जिसमें आपने ये रिलेशन प्रूव करना है। हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड पे पहले आप एक चीज़ पे देखें तो 1/4 कॉमन है, तो 1/4 हम डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं। बाकी रह जाएगा हमारे पास a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो डॉट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1/4 एज इट इज। इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विथ ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। सेम इसी तरह ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको भी हम डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे, यानी कि ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट विथ ए माइनस बी, बाकी सब एज इट इज। अब यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/4, तो एज इट इज ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, और बी डॉट ए को भी हम लिख सकते हैं ए डॉट बी एंड प्लस बी डॉट बी। तो ये टर्म्स हमारे पास यहाँ तक क्लियर। माइनस यहाँ पे भी यही काम करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, यानी कि उसको भी हम लिख सकते हैं माइनस ए डॉट बी एंड माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी हमारे पास आ गया एज इट इज। अब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 एज इट इज, ये आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी भी आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ए डॉट बी, सॉरी माइनस ए डॉट ए एंड माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी एंड प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे ए डॉट ए माइनस ए डॉट ए से कैंसिल, बी डॉट बी माइनस बी डॉट बी से कैंसिल, रह जाएगा 2ab प्लस ए बी प्लस ए बी, यानी कि दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी। यह आ जाएगा 1/4 इंटू 4 टाइम्स ए डॉट बी, 4 4 से भी हो गया कैंसिल, ये हमारे पास आंसर आ गया ए डॉट बी, और यही चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। 9 के पार्ट 2 में कहता है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे अगेन हम वही दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हम यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/2 ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं किसके इक्वल, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विथ ए प्लस बी एंड प्लस 1/2 फिर एज इट इज, और ए माइनस बी के डॉट ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको भी डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट विद ए माइनस बी। अब डॉट प्रोडक्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी एंड माइनस सॉरी प्लस बी डॉट बी, क्या आ जाएगा हमारे पास पहली ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 सेकंड ब्रैकेट में भी ओपन करते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ ब्रैकेट, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी एंड माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। तो यहाँ तक हमने दोनों ब्रैकेट्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज ए डॉट ए, ये हमें पता है इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, ये इक्वल हो जाता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, पहली ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस 1/2 एज इट इज ए डॉट ए, ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, यानी कि ये आ जाएगा -2 टाइम्स ए डॉट बी एंड प्लस बी डॉट बी, ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब दोनों में 1/2 कॉमन है, तो हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी सब क्या आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर -2 टाइम्स ए डॉट बी एंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। यहाँ से 2ab माइनस 2ab से हो गया कैंसिल, क्या रह गया 1/2 बाय एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। दोनों में 2 कॉमन है, तो उस 2 को हम बाहर ले जाते हैं, बाकी रह जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये 2 इस 2 से हुआ कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और यही चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, कहता है इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमने कहता है कि कोई से दो यूनिट वेक्टर्स, यानी कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वेक्टर ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर जो है वो इक्वल दिया हुआ वेक्टर सी के, हमने जो प्रूव करना है वो मैं लिख लेता हूँ टू प्रूव। हमने प्रूव करना है द मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है ए कैप माइनस बी कैप
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब ये हमें गिवन दिया हुआ है कि ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप। तो हम अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर भी ले लेते हैं, ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू सी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इनको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि आ जाएगा ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप, और दूसरी तरफ सी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यह आ जाएगा ए कैप डॉट ए कैप प्लस ए कैप डॉट बी कैप प्लस ए कैप डॉट बी कैप एंड प्लस बी कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 1। ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप सेम वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, यह आ जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी एंड प्लस बी डॉट बी, वो भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के एंड इज इक्वल टू 1। तो एक 1 तो इस एक 1 से कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास 2 ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू -1, और यहाँ से ए कैप डॉट बी कैप का आंसर आ गया -1/2। ये एक चीज़ हमें चाहिए थी अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। अब हमने जो प्रूव करना है ना उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी कि हमने प्रूव करना है ए कैप माइनस बी कैप की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसका स्क्वायर लेके चलता हूँ, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, और जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप एंड प्लस बी कैप डॉट बी कैप। ए कैप डॉट ए कैप 1 आ जाएगा, मैया आ जाएगा -2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप एंड प्लस बी कैप डॉट बी कैप, ये हमारे पास आ जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू 2 - 2 ए कैप डॉट बी कैप। इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता था कि ये किसके इक्वल है, -1/2, तो इसकी जगह लिखते हैं फिर हम -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास 2 + 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3। और दूसरी ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ, जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा ए कैप माइनस बी कैप, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 पे। कहता है शो डैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, यानी कि एक सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है उसकी बाउंड्री के ऊपर वो एक राइट एंगल होता है। तो हम एक काम करते हैं कि एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कल है प्रॉपर, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इसके डायमीटर को भी इसको कहते हैं, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि इसे कहते हैं सेमी सर्कल। सपोज हमारे पास ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है जो हम ओरिजिन के ऊपर ले लेते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। अब ये जो है हमारे पास वेक्टर ओ से लेकर ए तक, इसे हम क्या देते हैं वेक्टर ए। तो ये जो वेक्टर है ओ से बी, इसको क्या कहेंगे, देखें इसका मैग्नीट्यूड वही है सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 है। तो हम कहते हैं कंसिडर अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर को कंसिडर किया, सॉरी कंसिडर अ सर्कल कह देते हैं, कंसिडर अ सर्कल या सेमी सर्कल, कंसिडर अ सेमी सर्कल with 3 points ऑन इट्स सरकमफेरेंस। इसके सरकमफेरेंस पे हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट तो हमने नाम दिया ए का, एक पॉइंट को नाम दिया बी का, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। ये पॉइंट हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इसको हमने कह दिया पी। तो हम कनेक्ट करते हैं ओ को पी के साथ, तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा, यानी कि जब हम कनेक्ट करेंगे ओ को पी के साथ, तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। इस वेक्टर को हमने कह दिया कि ये हमारे पास है वेक्टर आर। तो मैं कहता हूँ लेट वेक्टर ओ ए, ये इक्वल है हमारे पास ए के, फिर हमारे पास वेक्टर ओ बी, ये इक्वल हो जाएगा -a के, और ये जो वेक्टर है ओ पी, इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास है वेक्टर आर। हमने क्या प्रूव करना है वो मैं लिखता हूँ, वी हैव टू प्रूव डैट, हमने ये प्रूव करना है कि अगर मैं इस पॉइंट पी को कनेक्ट करता हूँ ए के साथ, यानी कि पी टू ए, ये भी एक वेक्टर आ जाएगा, दोबारा का ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं ए के साथ और सेम इसी तरह इसी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं बी के साथ, तो इनके दरमियान जो एंगल आता है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हमने ये कहा कि ये जो अगर हम कनेक्ट करते हैं पी को ए के साथ और पी को बी के साथ, तो ये जो एंगल है ये हमने प्रूव करना है कि ये एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का। तो हम हमने क्या प्रूव करना है वो मैं लिख लेता हूँ। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास है वेक्टर पी ए, ये
ये परपेंडिकुलर है, वेक्टर पी ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी बी। अब हमने ये प्रूव करना है कि वेक्टर पी ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी बी। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ कि पी ए हमारे पास किसके इक्वल है। तो मैं लिखूंगा पी ए इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ पी। ओ ए माइनस ओ पी मतलब ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर, और ओ पी हमारे पास है आर के ऊपर इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया पी ए। और अब हम फाइंड करेंगे कि पी बी किसके इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओ बी माइनस ओ पी, यानी कि माइनस ए माइनस आर। हमने प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होता है। तो अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके चलेंगे, यानी कि पी ए का डॉट प्रोडक्ट पी बी के साथ। अगर तो ये आ गया इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो पी ए हमारे पास इक्वल आया था ए माइनस आर, और पी बी हमारे पास इक्वल आया था माइनस ए माइनस आर। तो इनको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए डॉट प्रोडक्ट के साथ ब्रैकेट ओपन की, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस ए डॉट आर, और फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए डॉट आर, और फिर लास्ट में माइनस माइनस प्लस आर डॉट आर। अब ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये टर्म इस टर्म से होगी कैंसिल, और रह जाएगा हमारे पास नेक्स्ट पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर। अब ये देखें तो मैग्नीट्यूड का मतलब ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और अगर हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो ये हमारे पास ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये दोनों तो इक्वल हैं क्योंकि ये एक ही सर्कल का रेडियस है। तो मैं इसके जगह लिख सकता हूँ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर। इसके रीज़न यहाँ पे लिख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों सेम सर्कल का रेडियस है। ये टर्म इस टर्म से हो गई कैंसिल, ये हमारे पास आ गया जीरो, और ये दोनों प्रूव हो गया कि परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का वो एंगल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। कहता है प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो एक ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स को हमने कंकरेंट प्रूव करना है। तो अब हम एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ट्रायंगल विद थ्री साइड, और अब हम प्रूव करेंगे कि उसके जो अल्टीट्यूड्स हैं वो कंकरेंट होते हैं। तो ये इसके तीनों वर्टिसेस को मैं नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास है इसकी थर्ड साइड। तो इनके वर्टिसेस को हम कहते हैं वर्टेक्स नंबर ए, वर्टेक्स नंबर बी एंड वर्टेक्स नंबर सी। अब आपको पता है कि अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। अल्टीट्यूड एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी वर्टेक्स से पास करती है और अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। सेम इसी तरह एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सी से जाएगी और अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये हमारे पास इसका है अल्टीट्यूड। ये दोनों तो एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओरिजिन ओ। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो तीसरी साइड है, जो तीसरा अल्टीट्यूड है वो भी इसी ओ से पास करेगा, क्योंकि अगर ये दोनों ओ से पास करें तो तीसरे को भी इसी से पास करना चाहिए। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कंसिडर अ ट्राइंगल विथ थ्री वर्टिसेस, अ ट्राइंगल ए बी सी एज शोन इन फिगर। इसमें हम कहते हैं लेट वेक्टर ओ ए जो है वो इक्वल है हमारे पास ए के, फिर हमारे पास जो ओ बी है वो इक्वल है स्मॉल बी के, और ओ सी ये इक्वल है हमारे पास स्मॉल सी के। लेट ओ ओ ए जो है बी अल्टीट्यूड, ये देखें तो अल्टीट्यूड है। किसका अल्टीट्यूड है? ओ ए हमारे पास किसके परपेंडिकुलर है? बी सी के। तो ये परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी के, तो ओ ए अल्टीट्यूड आ जाएगा बी सी का। एंड जो दूसरा है ओ सी, ये भी अल्टीट्यूड है। ये किसका अल्टीट्यूड है? बी अल्टीट्यूड ऑफ, ये किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के। तो ये अल्टीट्यूड हमारे पास आ जाएगा ए बी का। और वी हैव टू प्रूव दैट द अल्टीट्यूड ऑफ, हमने ये प्रूव करना है कि जो तीसरी साइड अल्टीट्यूड की है वो हमारे पास कौन सी रह जाएगी? वो ए सी की रह जाएगी। द अल्टीट्यूड ऑफ ए सी आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट ओ। अब हमने यहाँ तक ये लिख लिया, कुछ हमारी असम्पशंस ले ली, और फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि हमने क्या प्रूव करना है। अब हमें दो चीज़ें पता है। पहला कि ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर है किसके? ओ ए परपेंडिकुलर है बी सी के। क्यों? क्योंकि ये इसका अल्टीट्यूड है। और दूसरी चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि जो ओ सी है
ये हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, क्यों, क्योंकि ये उसका अल्टीट्यूड है। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओ ए डॉट बी सी जो है वो इक्वल टू जीरो है, क्योंकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ओ ए किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है ए के, डॉट बी सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास सी माइनस बी, यानी कि ओ सी माइनस ओ बी एंड इज इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। सेम इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओ सी डॉट ए बी, ये भी किसके इक्वल होंगे, जीरो के, क्योंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं। तो ओ सी की जगह मैं लिख सकता हूँ वेक्टर सी, और ए बी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए दैट इज इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास सी माइनस सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए, सॉरी सी माइनस बी, सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए डेट इज इक्वल टू जीरो। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं, तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट पे हम कहते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे कौन कौन सी टर्म्स, ए डॉट सी माइनस ए डॉट सी, ये टर्म हो गई कैंसिल। बाकी दोनों में अगर आप देखें तो बी कॉमन है, तो बी जब हम कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा सी माइनस ए एंड इज इक्वल टू जीरो। बी को हम लिख सकते हैं ओ बी, क्योंकि ओ बी इक्वल है स्मॉल बी के, डॉट सी माइनस ए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि ए सी को हम लिख सकते हैं सी माइनस ए। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो ओ बी है डेट इज परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के, यानी कि हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ओ बी इज एन अल्टीट्यूड। ये हमारे पास अल्टीट्यूड है किसका, इज एन अल्टीट्यूड ऑफ ए सी, और ये कहाँ से पास कर रहा है, एंड पासिंग थ्रू ओ। क्यों ओ से पास कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ओ भी है, और इसका मतलब कि तीनों अल्टीट्यूड्स जो हैं वो कंकरेंट हैं, यानी कि अल्टीट्यूड्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी आर कंकरेंट। कहाँ पे कंकरेंट हैं ये पॉइंट ओ पे कंकरेंट है, और यही चीज़ हमने पार्ट 1 में प्रूव करनी थी। इसके बाद आते हैं 11 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने प्रूव करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के वो भी कंकरेंट होते हैं। तो इसके लिए भी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और एंगल बाइसेक्टर्स हमें पता है कि एंगल बाइसेक्टर ऐसी स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो सपोज हमने ये एक ट्रायंगल ले ली, इसके तीनों वर्टिसेस को नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, और ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है स्मॉल सी। ए के अपोजिट जो ये साइड है इसकी साइड को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास स्मॉल ए, और ये जो बी के अपोजिट साइड है इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास स्मॉल बी। अब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये एक लेट्स सपोज स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सेम इसी तरह एक ये स्ट्रेट लाइन होगी जो हमारे इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करेगी, और ये हमारे इन दो जो साइड्स हैं उन जो एंगल्स हैं उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हमने प्रूव करने के ये तीनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं डी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ। तो पहले सारी असम्पशंस लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी एज shown a triangle ABC as shown in figure। इस हम कह दिया कि ये फिगर में शो हो रही है। हम कहते हैं लेट, अब ये जो हमारे पास हैं एंगल बाइसेक्टर्स इनको कह देते हैं लेट ए ई के बाद हमारे पास है दूसरा सी डी, एंड तीसरा है बी एफ बी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ABC। और हमने प्रूव करना है कि ये तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब ये प्रूव करने के लिए देखें, जो हमारे पास पॉइंट है डी, ये आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा होगा, मैं वो बता देता हूँ कि वो थ्योरम होता क्या है। कि सपोज हमारे पास ये कोई भी एक ट्राइंगल है जिसको हम कह देते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट हमारे पास सी है।
और हम किसी भी साइड के ऊपर एक पॉइंट ले ले, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं एक पॉइंट डी, तो ये जो पॉइंट डी है ये हमारे जो लाइन सेगमेंट है ए बी उसको दो रेशो में डिवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास डी है, डी डिवाइड्स ए बी, डी ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, तो जिस रेशो में हमारे पास वो साइड है, यानी कि ए से पहले है सी ए इन रेशो सी ए रेशो सी बी। तो ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में, चैप्टर 14 में एक थ्योरम था कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वर्टेक्स जो एक तीसरी साइड के ऊपर जो पॉइंट होता है वो उसी को ऑपोजिट साइड्स की रेशो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें हमारी ट्रायंगल जो है उसमें जो पॉइंट डी है वो भी डिवाइड कर रहा है इसको। मैं बता देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट डी है ये डिवाइड करेगा, मैं लिखूंगा हेयर डी डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को, इन रेशो, किस रेशो में, तो डी से पहले अगर आप देखें तो बी और रेशो ए, डी के ऑपोजिट जो दो साइड है, एक है साइड बी और दूसरी साइड है ए, तो डी डिवाइड कर रहा है ए बी को इन रेशो बी रेशो ए। तो रेशो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिर हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास है वेक्टर ओ डी का मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल हो सकता है, तो वो इक्वल होगा हमारे पास ए इंटू वैक्टर ओ ए प्लस बी इंटू वैक्टर ओ बी एंड होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये हमने वेक्टर लिखा था, रेशो फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पे। तो ए प्लस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इंटू वैक्टर ओ डी। ओ डी को हम एक नया वैक्टर कह देते हैं, हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है स्मॉल डी। दिस इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू ओ ए, ओ ए को हम कह सकते हैं, बल्कि इसको ओ ए ही कहते हैं, प्लस बी टाइम्स वैक्टर ओ बी। अब हम एक काम करते हैं कि एक टर्म यहाँ पे मिसिंग है उसको दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस बी इंटू वैक्टर डी प्लस सी इंटू ओ सी, और इसको दोनों तरफ ऐड कर दिया, ए इंटू ओ ए प्लस बी इंटू ओ बी एंड प्लस सी इंटू ओ सी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें पहली इक्वेशन मिली जब हमने देखा था कि डी डिवाइड कर रहा है। अब इसके बाद देखते हैं कि ई किसको डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखते हैं कि ई डिवाइड कर रहा है सी बी को, ई डिवाइड्स सी बी इन रेशो, ई किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो ई के ऑपोजिट देखें दोनों साइड जो हैं वो पहली है बी और दूसरी है हमारे पास सी, तो ई डिवाइड कर रहा है सी बी को इन रेशो बी रेशो सी। तो इस केस में फिर जो हमारे पास है ओ ई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई को फिर हम लिख सकते हैं बी इंटू वैक्टर ओ बी प्लस सी इंटू वैक्टर ओ सी एंड होल डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। और यहाँ से फिर बी प्लस सी को जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस सी इंटू वैक्टर ओ ई इज इक्वल टू बी टाइम्स, सॉरी, यह आ जाएगा बी इंटू वैक्टर ओ बी प्लस सी इंटू वैक्टर ओ सी। यहाँ पे भी एक टर्म मिसिंग है तो उसको भी दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी प्लस सी इंटू ओ सी प्लस, अब जो वेक्टर मिसिंग है वो है ए इंटू ओ ए, और दूसरी तरफ भी हमारे पास आ जाएगा ए इंटू ओ ए प्लस बी इंटू ओ बी एंड प्लस सी इंटू ओ सी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास एक इक्वेशन रह गई, वो तब आएगी जब हम देखेंगे कि एफ किसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो लिखते हैं कि एफ डिवाइड्स, एफ कौन सी साइड पे है, तो एफ है हमारे पास सी ए पे, तो एफ डिवाइड्स सी ए, सी ए को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो भी देख लेते हैं। एफ डिवाइड्स सी ए इन रेशो, तो सी ए एफ के ऑपोजिट में देखते हैं कौन सी दो साइड्स हैं, तो एक है हमारे पास ए और दूसरी है हमारे पास सी। तो जो हमारे पास है एफ वो सी ए को डिवाइड कर रहा है ए रेशो सी में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफ डिवाइड सी ए इन रेशो ए रेशो सी। तो यहाँ से फिर हम ओ एफ को किसके इक्वल लिखेंगे, ओ एफ इज इक्वल टू, ओ एफ में देखते हैं कि ए किसके ऑपोजिट है, तो ए ऑपोजिट है ए के, तो यह आ जाएगा हमारे पास ए इंटू ओ ए प्लस सी इंटू ओ सी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। यहाँ से ए प्लस सी को दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी, सॉरी ए प्लस सी इंटू ओ एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू ओ ए प्लस सी इंटू ओ सी। यहाँ पे भी एक वेक्टर मिसिंग है वो भी दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं कि ए प्लस सी इंटू ओ एफ, क्या चीज़ मिसिंग है, मिसिंग है हमारे पास बी एंड ओ बी, इसको भी दूसरी साइड पे भी ऐड कर देते हैं, ए इंटू ओ ए प्लस बी इंटू ओ बी एंड प्लस सी इंटू ओ सी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन दोनों को अब हम कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या पता चला, वो भी मैं एक मरतबा लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 से हमें पता चला था कि a प्लस बी इंटू ओ डी प्लस सी इंटू ओ सी इज इक्वल टू a इंटू ओ ए प्लस बी इंटू ओ बी प्लस सी इंटू ओ सी, ये हमें पता चला था इक्वेशन नंबर 1 से। फिर इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं, वहाँ से हमें क्या पता चला। तो इक्वेशन 2 से हमें ये देखा था कि b प्लस सी इंटू ओ सी प्लस ए इंटू ओ ए इज इक्वल टू ए इंटू ओ ए प्लस बी इंटू ओ बी प्लस सी इंटू ओ सी। और फिर इक्वेशन नंबर 3 से हमने देखा था कि ए प्लस सी इंटू ओ एफ प्लस बी इंटू ओ बी इज इक्वल टू ए टाइम्स ओ ए प्लस बी टाइम्स ओ बी एंड प्लस सी टाइम्स ओ सी। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने निकाला, इनको दोनों साइड पे a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देते हैं। तो a प्लस बी एंड प्लस सी से डिवाइड कर दिया। दूसरी टर्म को भी हम डिवाइड कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी से। इक्वेशन नंबर 2 में भी डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं b प्लस सी प्लस ए से, यानी कि इसको भी हम डिवाइड कर दिया a प्लस बी प्लस सी से। इक्वेशन नंबर 3 को भी हमने डिवाइड कर दिया, ये इक्वल टू का साइन है। इसको हम डिवाइड करते हैं a प्लस सी प्लस बी से, यानी कि इसको हमने डिवाइड कर दिया a प्लस बी प्लस सी। और इनको नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास इक्वेशन 4, ये है हमारे पास इक्वेशन 5 और ये है हमारे पास इक्वेशन 6। अगर आप गौर करें इक्वेशन 4, 5 और 6, तो इनकी राइट हैंड साइड तीनों की एग्जैक्टली सेम है। तो अगर इनकी राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, एग्जैक्टली सेम होगी। तो यहाँ से फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। इक्वेशन 4, 5, 6 से हमें ये पता चला कि ए प्लस बी इंटू ओ डी एंड प्लस सी टाइम्स ओ सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास b प्लस सी इंटू ओ सी प्लस ए टाइम्स ओ ए डिवाइडेड बाय b प्लस सी प्लस ए एंड इज इक्वल टू a प्लस सी इंटू ओ एफ प्लस b टाइम्स ओ बी एंड होल डिवाइडेड बाय a प्लस सी प्लस बी। और इस पूरे को एक नया वेक्टर नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि ये सब इक्वल है ओ पी के, यानी कि ये भी तो एक वेक्टर ही आएगा। तो अब यहाँ से हम देखें क्या लिख सकते हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ कि ओ पी इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड्स किसको किससे। तो ये वेक्टर जो है ये सी डी को डिवाइड कर रहा है इन रेशो, किस रेशो में, इन रेशो ए प्लस बी रेशो सी में। यानी कि यहाँ से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो वेक्टर है ये सी और डी को डिवाइड करता है। जैसे रेशो फार्मूला हमने देखा था ना कि एक ऐसा वेक्टर जो ओ पी जो ए बी को डिवाइड करता है एम रेशो एन में, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी आ रही है। तो देखें एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए होल डिवाइडेड बाई ए एम प्लस एन, यानी कि जो ओ पी है वो डिवाइड कर रहा है सी डी को ए प्लस बी रेशो सी में। और ये सिर्फ, और ए सी को भी ये डिवाइड कर रहा है। ए सी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ए सी की रेशो अगर आप देखें तो ये उसको डिवाइड कर रहा है बी प्लस सी रेशो ए में। और फिर उसके बाद ये बी एफ को भी डिवाइड कर रहा है, बी एफ को किस रेशो में, तो बी एफ को ये रेशो में डिवाइड कर रहा है। मैं पहले रेस कर देता हूँ रफ जो किया था। हाँ, तो बी एफ को ये डिवाइड कर रहा है ए प्लस सी रेशो बी में। यहाँ तक लिखने के बाद देखें ओ पी एक सिंगल वेक्टर है जो ए सी को भी डिवाइड कर रहा है, सी डी को भी डिवाइड कर रहा है और बी एफ को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों के इंटरसेक्शन के ऊपर है। तो लिखेंगे विच इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है इफ ये जो पॉइंट पी है इज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ, ये तभी पॉसिबल है जब ये इंटरसेक्शन पे होगा, किसके इंटरसेक्शन पे, ये होगा आपके पास ए सी सी डी एंड तीसरा हमारे पास है बी एफ के इंटरसेक्शन पे होगा। और यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, कौन से पॉइंट पे ये कंकरेंट हैं, तो ये हमारे पास कंकरेंट हैं एट पॉइंट पी के ऊपर। और यहाँ पे हमारा जो ये प्रूफ था इसका वो भी कंप्लीट हो गया।
इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, कहता है प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये प्रूव जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में भी है और वेक्टर्स में भी है, तो इसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग वेक्टर। तो हम कहते हैं कंसिडर टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर हम कंसिडर करते हैं। एक को नाम दे देते हैं ओ ए और दूसरे को नाम देते हैं ओ बी, मेकिंग एंगल्स, ये एंगल्स बना रहे हैं अल्फा एंड माइनस बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। यानी कि एक फिगर बनाते हैं जिसमें दो वेक्टर्स लेंगे ओ ए और ओ बी, दोनों यूनिट वेक्टर्स होंगे और दोनों जो एंगल बना रहे हैं वो भी हमने लिख लिया, एक बना रहा है अल्फा और दूसरा बना रहा है माइनस बीटा। तो लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर है, ये इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, तो ये एंगल बना रहा है अल्फा। और ये जो दूसरा वेक्टर है वो लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस है ना तो एंगल नेगेटिव होता है जब उसकी जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी कि ये एंगल है हमारे पास माइनस बीटा, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे है। इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। अब ये जो पॉइंट बी है इसको मैं लिख सकता हूँ कॉज माइनस बीटा कॉमा साइन माइनस बीटा, क्योंकि हमने वेक्टर पढ़ा था कम्प्लेक्स एनालिसिस में भी कि कोई भी पॉइंट हो उसको लिखा जाता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y को लिखा जाता है आर साइन थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो माइनस बीटा है और ए को क्या लिखेंगे, ए को फिर हम लिखेंगे कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ओ ए किसके इक्वल है। तो मैं लिखूंगा ओ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू आई कैप प्लस साइन अल्फा इंटू जे कैप। और ओ बी ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस माइनस बीटा, कॉस के अंदर अगर कभी माइनस आई ना तो माइनस खत्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस बीटा इंटू आई कैप और साइन माइनस बीटा, तो माइनस बाय चला जाता है साइन के इन साइड जब आने से, तो ये आ जाएगा माइनस साइन बीटा इंटू जे कैप। अब हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि ओ ए डॉट ओ बी, और देखते हैं कि ओ ए डॉट ओ बी जो है वो किसके इक्वल होता है। ओ ए डॉट ओ बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ ए का मैग्नीट्यूड इंटू ओ बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ए बी। तो ओ ए और ओ बी के दरमियान जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक अल्फा, यहाँ से यहाँ तक बीटा, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे ओ ए की जगह ओ ए की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा इंटू जे कैप, और ओ बी की जगह ओ बी की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगा कॉस बीटा इंटू आई कैप माइनस साइन बीटा इंटू जे कैप। और दूसरी तरफ ओ ए का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, ओ बी का मैग्नीट्यूड ये भी 1 है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, रह जाएगा हमारे पास सिर्फ कॉस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक लिखने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, क्योंकि आई आई से मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जे जे के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरी साइड पे रह जाएगा 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा। वो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, इसमें हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा एंड बी इज इक्वल टू ए कॉस गैमा प्लस सी कॉस अल्फा। दोनों को प्रूव करने के लिए सेम हमारे पास जो फिगर है वो बनती है। तो हम सबसे पहले तो वो ग्राफ बनाते हैं, फिगर बनाते हैं एक ट्राइंगल के लिए। तो हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है विद 3 वर्टिसेस, इस वेक्टर की डायरेक्शन यूं कर लेते हैं, इस वेक्टर को एक और वेक्टर ले लेते हैं डायरेक्शन यूं करके, और एक और वेक्टर जो इसको कनेक्ट करेगा इसके साथ और इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं इस साइड पे। तीनों को नाम दे देते हैं, ये हमारे पास है ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। तो कहते हैं कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी एज शोन इन फिगर। ये जो फिगर है इसमें हमने देख लिया कि जो देख लिया। अब ये जो हमारे पास वर्टेक्स ए है इसके ऑपोजिट जो साइड है इसके क्या देते हैं ए, बी के ऑपोजिट जो साइड है इसको बी, और सी के ऑपोजिट जो साइड है उसको कह दिया सी। तो ये भी लिख लेते हैं, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए किसके इक्वल है बी सी के, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू बी सी, यानी कि बी से लेकर सी तक। फिर उसके बाद वेक्टर बी जो है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास सी ए, और तीसरा वेक्टर हमारे पास रह गया सी, सी किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है ए बी के। अब हम कहते हैं यहाँ से ये पता चला कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल टू 0 है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसमें कोई भी रिजल्टेंट नहीं है और ये क्लोज्ड फिगर भी है। तो जब भी एक क्लोज्ड फिगर में कोई भी रिजल्टेंट ना हो तो तमाम वेक्टर्स को ऐड करने से आपके पास आंसर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इनको ऐड करने से जो आंसर आया वो 0 आ गया। अब हमने प्रूव करना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम क्या करते हैं सी को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से फिर हमें पता चल जाएगा कि माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी,
तो यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी है और वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल सी है। तो हम दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, यानी कि माइनस सी का मैग्नीट्यूड दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, और स्क्वायर भी साथ ही ले लेते हैं। तो स्क्वायर से क्या फ़ायदा होगा कि हमें इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इजीली मिल जाएगा। तो माइनस सी का स्क्वायर, तो इसको मैं तो लिख सकता हूँ सी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। दिस इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है वो आपको हमेशा डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ले जाता है। अब दूसरी साइड पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी एंड प्लस लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास बी डॉट बी। ए डॉट ए यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी यह आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ए डॉट बी, और प्लस बी डॉट बी यह आ जाएगा हमारे पास बी का स्क्वायर। और यूँ यहाँ मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, को मैं लिख सकता हूँ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे हम एंगल लगाना भूल गए थे। लेट्स सपोज कि ये जो एंगल है ये है हमारे पास अल्फा, इस एंगल को कह देते हैं बीटा और इस एंगल को कह देते हैं गैमा। अब हमने फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये है हमारे पास साइड ए, ये जो यहाँ से साइड जा रही है ये हमारे पास साइड ए, और ये है हमारे पास साइड बी। दो वेक्टर्स के दरमियान अगर आपने एंगल फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं कि आप उनकी डायरेक्शन को बिल्कुल सेम करते हैं, यानी कि या तो दोनों का एरो बिल्कुल सेम साइड पे होना चाहिए, यानी कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इनके दरमियान एंगल अगर 30 है तो हम यही कहेंगे कि ए और बी के दरमियान एंगल 30 है। लेकिन अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गई है और दूसरे की डायरेक्शन बजाय इस तरफ जाने के इस तरफ चली गई है, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 30 नहीं होगा, बल्कि फिर इनके दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए हमें किसी एक वेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड करके ताकि इनके दरमियान एंगल अब ये बन जाए। तो फिर जो भी ये एंगल होगा ये वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी सेम है, देखें ए बी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ जा रही है और ए की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ आ रही है, तो इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इनकी डायरेक्शन सेम करने के लिए मैं इस वेक्टर को एक्सटेंड करूंगा, यानी कि इस वेक्टर को एक्सटेंड किया तो इसकी डायरेक्शन यूँ हो जाएगी, तो अब इन दोनों के दरमियान एंगल ये बनेगा। अब ये एंगल कितना है देखें, ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो एंगल है वो हमारे पास है पाई 180, और यहाँ से यहाँ तक ये जो इनसाइड इंटरनल एंगल है ये गैमा, तो ये कितना बचा, ये बचा पाई माइनस गैमा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस पाई माइनस गैमा। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी होगी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो पाई माइनस गैमा क्यों है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, और कॉस 180 माइनस गेमा या कॉस पाई माइनस गेमा इक्वल होता है हमारे पास माइनस कॉस गेमा। तो ये माइनस नेक्स्ट टाइम पे बाई चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गेमा। ये क्यों इसके इक्वल होता है, क्योंकि 180 को हम पाई को लिख सकते हैं 180 माइनस गेमा। 180 माइनस गेमा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, इसी वजह से यहाँ पे साइन माइनस का आया। और 180 को हम लिखते हैं 2 इंटू 90, 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है, तो इवन हो तो कॉस चेंज नहीं होता। ये हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी, तो इसलिए ये यहाँ पे आ गया माइनस कॉस गेमा। और यही चीज़ हमने पहले पार्ट में प्रूव करनी थी। दूसरे पार्ट में देखें तो हमने प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू सी कॉस अल्फा प्लस ए कॉस गैमा। तो वही सेम ट्राइंगल, ये बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल उसी तरह ही है। तो अगेन मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ, मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास जीरो के। अब मैं क्या करता हूँ कि बी को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो जब मैं बी को दूसरी साइड पे लेकर जाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब मैं दोनों साइड पे बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट प्रोडक्ट टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी, बी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी माइनस बी डॉट बी, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी का स्क्वायर। दूसरी तरफ ए डॉट बी, ये आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आप गौर करें ए और बी में, तो अभी हमने शायद ए और बी के दरमियान एंगल देखा भी था, ये था हमारे पास पाई माइनस सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस पाई माइनस गैमा, और प्लस सी डॉट बी मतलब सी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो अगर हम देखें बी और सी, तो ये है हमारे पास बी की डायरेक्शन, ये है हमारे पास सी की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं बी को एक्सटेंड करते हैं, तो बी इस तरफ चला जाएगा, तो ये एंगल इनके दरमियान आ जाएगा। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारे पास पाई माइनस अल्फा। तो बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस अल्फा।
दिस इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा हमारे पास ए एज इट इज, बी एज इट इज, कॉस पाई माइनस गेमा, अभी हमने देखा था ये इक्वल होता है माइनस कॉस गेमा, प्लस बी इंटू सी इंटू कॉस पाई माइनस अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे माइनस भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, दोनों कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा हमारे पास ए कॉस गैमा प्लस सी कॉस अल्फा। बी की एक पावर इस एक पावर को कैंसिल कर देगी, माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस से, और यूं प्रूव हो जाएगा कि बी इज इक्वल टू ए कॉस गैमा प्लस सी कॉस अल्फा। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 1। कहता है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ से हमें पहला रिजल्ट मिला, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यानी कि यहाँ पे उसने बता दिया कि ए प्लस बी का जो डॉट प्रोडक्ट है ए के साथ वो जीरो है, पहले बात क्लियर होगी। फिर कहता है वैक्टर ए इज इक्वल टू 1/√7 टाइम्स वैक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ से पता चल गया कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/√7 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी, यानी कि यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा √7 इंटू वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या प्रूव करना है, शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ 7a एंड b इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि आपने प्रूव करना है कि 7a प्लस b का जो डॉट प्रोडक्ट है b के साथ वो भी जीरो है, ये प्रूव करना है। तो इसी को लेके चलते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कंसिडर 7a प्लस बी और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7a डॉट बी प्लस बी डॉट बी। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 7a डॉट बी एज इट इज, बी डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 7a डॉट बी एज इट इज प्लस बी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, ये हमारे दिया हुआ है √7 इंटू वैक्टर ए, तो इसकी जगह लिखेंगे √7 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। कैसे पता चला, ये हमें पता चला फ्रॉम इक्वेशन 2 से। और अब इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर जो है वो दोनों नंबर पे है, 7 पे स्क्वायर रूट पे और ए पे, दोनों पे अलग अलग ले लेंगे। ये आ जाएगा 7 इंटू ए डॉट बी प्लस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों में स्क्वायर का 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लेते हैं, रह जाएगा ए डॉट बी प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए। अगर आप और करें तो ए फिर कॉमन है, ए भी कॉमन ले लेते हैं, रह जाएगा हमारे पास बी प्लस ए, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 7 ब्रैकेट ए प्लस बी डॉट ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है तो जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू जीरो, ये जीरो कैसे आया, ये हमें पता चला इक्वेशन 1 से, क्योंकि इक्वेशन 1 में उसने कहा था कि ए प्लस बी का जो डॉट प्रोडक्ट है ए के साथ वो किसके इक्वल है, जीरो के, तो उसकी जगह हमने पुट कर दिया जीरो, ये इक्वल हो गया जीरो के। यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि 7a प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब आते हैं इसी के पार्ट 2 की तरफ। कहते हैं प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए एंड बी, ए प्लस बी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है ए प्लस बी के साथ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम कहते हैं लेट इस वेक्टर को एक नया नाम दे दिया, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर प्लस बी का यूनिट वेक्टर। हम कहते हैं लेट अल्फा बी एंगल बिटवीन सी एंड ए, और बीटा ये है बिटवीन सी एंड बी। तो हमने ये प्रूव करना है कि अल्फा और बीटा आपस में इक्वल है, ये प्रूव करने के लिए कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। अब हम फाइंड करते हैं पहले कॉज अल्फा, कॉज अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, फिर देखें हमने जब डॉट प्रोडक्ट देखा था तो उसमें हमने देखा था ये इक्वल होता है ए डॉट सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ए एज इट इज डॉट सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ए कैप प्लस बी कैप होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अगर आप और करें तो ये जो वेक्टर है ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये तो बन जाता है ए कैप, तो इसकी जगह आज हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में ए कैप और डॉट बाकी सारी वैल्यू एज इट इज ए कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए कैप डॉट ए कैप प्लस ए कैप डॉट बी कैप होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी। ए कैप डॉट ए कैप, दो सेम वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए कैप इंटू बी कैप होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। वो यहाँ से पता चला कि अल्फा जो है वो इक्वल है कॉज इनवर्स ऑफ 1 प्लस ए इंटू बी होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब ये तो अल्फा था बी ए और सी के दरमियान,
फिर लिखते हैं कि कॉस बीटा किसके इक्वल होगा, तो वो चूंकि बी और सी के दरमियान है तो उसकी जगह हम लिखेंगे बी डॉट सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये आ जाएगा हमारे पास बी डॉट सी की जगह वही वैल्यू ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप। ये फार्मूला अगेन बन जाएगा बी कैप का, तो इसकी जगह लिखेंगे बी कैप और ये आ जाएगा हमारे पास बी कैप प्लस ए कैप, क्योंकि जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये जो है हमारे पास आ गया एज इट इज। दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो बी कैप डॉट बी कैप प्लस ए कैप डॉट बी कैप एंड होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी एज इट इज आ गया। और यहाँ से फिर पता चला कि कॉस बीटा किसके इक्वल है, बी कैप डॉट बी कैप, सेम यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, प्लस ए कैप डॉट बी कैप एंड होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और यहाँ से बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस ए कैप इंटू बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अगर आप देखें तो एग्जैक्टली सेम है, तो इनकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गई, फिर सेम हो गई। तो यहाँ से पता चला कि अल्फा इक्वल आ गया बीटा के, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपको एक फोर्स दी हुई है, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। फोर्स दी हुई है आपको 3 इंटू आई कैप माइनस 5 इंटू जे कैप प्लस 7 इंटू के कैप। फिर उसके बाद एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर्स। डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है 14, और जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में तय हुआ है। इस डायरेक्शन को वेक्टर को इसका नाम नया नाम दे देते, मैं कहता हूँ कि ये है वेक्टर सी। ये हमारे पास आ जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब ये गिवन दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है और ये जो वेक्टर सी है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब सी और डी जो है पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हों तो इनके यूनिट वेक्टर्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये हमें पता है कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ से डी कैप का फार्मूला हमें पता है वेक्टर डी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, और इक्वल टू सी कैप, इसका भी फार्मूला हमें पता है वेक्टर सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और वेक्टर सी दिया हुआ भी है, यह आ जाएगा आई कैप माइनस 3 इंटू जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यह आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारे पास आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11। और इस तरफ है हमारे पास वेक्टर डी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, ये भी दिया हुआ है 14, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास आई कैप माइनस 3 इंटू जे कैप प्लस के कैप होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11। यहाँ से डी किसके इक्वल हो जाएगा, जब 14 दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 14 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आई कैप माइनस 3 जे कैप एंड प्लस के कैप। ये वह आंसर आ गया हमारे पास डी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप कह लें। अब वर्क डन हमने फाइंड करना है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ W इज इक्वल टू एफ का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ, दोनों की जगह वैल्यू पुट करते हैं। एफ हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया था जो कि 3i माइनस 5j, दिस इज इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस 7k, और डी हमने फाइंड किया जो कि इक्वल आया था 14 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आई माइनस 3j प्लस के। जब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए ना तो जो स्केलर होता है वो शुरू में चला जाता है, तो यहाँ पे 14 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 11 चला जाएगा शुरू में। इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 एंड प्लस 7 1 ज़ा 7। ये आ जाएगा हमारे पास 14 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू 15 प्लस 3 18 प्लस 7 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 14, ये आ जाएगा हमारे पास 350 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 11, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्क डन का जो कि हमने फाइंड करना था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अगेन कहता है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्सेस। अब एक फोर्स नहीं दी हुई बल्कि दो फोर्सेस दी हुई हैं, तो दोनों को नाम दे देते हैं। पहले को हम फोर्स को हम क्या देते हैं F1, किसके इक्वल है 2i प्लस 3j माइनस के, और दूसरी फोर्स को नाम दे देते हैं F2, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। F2 जो कि इक्वल दिया हुआ है हमें 3i प्लस 7j एंड प्लस 4k। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम P टू Q, ये आपको डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रॉम P टू Q, और साथ में OP और OQ भी दे दिए हैं विद पोजीशन वेक्टर्स। OP दिया हुआ है आई कैप माइनस 3 इंटू जे कैप प्लस 3 ओवर 2 इंटू के कैप, और OQ ये दूसरा पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 5 ओवर 2 इंटू के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल फोर्स फाइंड करते हैं जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास F1 प्लस F2 सम ऑफ द फोर्सेस। मैं दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, 2i प्लस 3i ये आ जाएगा हमारे पास 5i, 3j प्लस 7j ये आ जाएगा हमारे पास
10J और माइनस के प्लस 4K, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास प्लस 3K। फोर्स डायरेक्टली आ गई। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये इक्वल है हमारे पास PQ को हम लिख सकते हैं OQ माइनस OP। इसको भी मैं डायरेक्टली फाइंड करता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2I माइनस आई, जस्ट आई रह जाएगा और बाकी रह जाएगा माइनस J प्लस 3J, यानी कि प्लस 2J एंड 5/2 यानी कि 2.5 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस K। अब लिखते हैं कि वर्क डन किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है हमारे पास F डॉट D। F की वैल्यू हमें पता है 5I प्लस 10J प्लस 3K और डॉट प्रोडक्ट विथ D किसके इक्वल है, D हमें दिया हुआ है I प्लस 2J एंड प्लस K। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 20 प्लस 3 यानी कि 28, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहता है अ बॉक्स इज dragged on the surface of a floor by a string that is applying on a force of 30 न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड अब दे दिया डायरेक्टली, विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन। फिर उसके बाद कहता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा भी दिया हुआ है 30 डिग्री विद द फ्लोर के साथ जो एंगल है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द फोर्स इज डिस्प्लेस्ड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। और डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी दे दिया है 10 मीटर। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, जो कि इक्वल होता है हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 30, डी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 10 और रह जाएगा थीटा, तो यह आ जाएगा हमारे पास cos 30 डिग्री। cos 30 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 300 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 50 ज़ा 300, तो यूँ मेरे पास वर्क डन का आंसर आ गया 150 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 वो भी कंप्लीट होगी।